कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, पर बीमारी सही करता है कि नहीं करता है। तो मैं भी वही काढ़ा हूं, जितना मेरी बात को पियोगे उतना इन बीमारियों से बाहर निकलेगा मेरा समाज। मणिपुर की घटना पर हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मणिपुर में जो है वहां शेड्यूल 6 लागू होता है और पूरी ताकत जो है वो आदिवासी समुदाय के हाथ में है। अभी तक उनकी जंगल और जमीन बचे हुए हैं, उनको हथियाने के लिए सारा खेल किया जा रहा है कि जबरदस्ती एक गैर आदिवासी समुदाय को एसटी में शामिल करने का प्रयास करते हैं ताकि आदिवासी समुदाय की जमीन को आराम से हड़पा जा सके, आराम से दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया जा सके। ये सारा खेल किसी धर्म का नहीं है। वो कहते हैं हिंदू ईसाई की लड़ाई है। अरे भैया इतना तो हमें भी समझ में आ गया है, असली लड़ाई वो जो आदिवासियों की जमीन है उसको हथियाने की है, क्योंकि आदिवासियों से हथिया के वो उनके दोस्त को देनी जो है, जिनसे पिछले 2 चुनाव लड़ने का कर्जा जो ले रखा है, अडानी और अंबानी, उनको जमीनें देनी है। अब ऐसे नहीं आ रही। आज मणिपुर में इतनी बड़ी बात हो गई, किसी टीवी न्यूज में कोई बात नहीं, तो ऐसे पार नहीं पड़ रही। तो अभी संसद में एक नया कानून लाए हैं। उस कानून का नाम है वन संरक्षण अधिनियम 2023। आप लोगों को इसलिए समझने की जरूरत है कि बहुत जल्दी इसका नुकसान आपके साथ होने वाला है। खास तौर पर जो हमारा क्षेत्र है, ये कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, ये जो पूरा राजसमंद का क्षेत्र है, जो उदयपुर का क्षेत्र है, हमारा जो खास तौर पर जिसको हम भील प्रदेश कह रहे हैं, ये जो क्षेत्र है वो उस कानून से बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। कैसे होने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। अभी एक उदाहरण देख के समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। हमारे आसपास आप थोड़ा सा यूं देखोगे तो चारों तरफ ये मार्बल की बड़ी बड़ी खाने हैं। अभी हमारे भाइयों ने एक नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। आप लोग इसको समझ लीजिए, एक बार जोरदार इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ये नारा जो लगा रहा हूं आप भी मेरे साथ लगाएंगे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब हम कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उसका भी एक कारण है। वो कारण है कि इस देश में पहले सरकार आई कि पहले आदिवासी? भाई इस देश में पहले सरकार आई कि आदिवासी? आदिवासी। जोर से बताओ कि देश में सरकार आई कि आदिवासी? आदिवासी। जब इस देश में पहले आदिवासी था, सरकार बाद में आई। अब ये बताओ कि ये जमीन पहले आई कि सरकार पहले आई? जमीन पहले आई। तो सरकार से पहले कौन आए? जमीन और आदिवासी दोनों आए। तो जिस जमीन पर हम पता नहीं कितने हजारों साल से जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो जमीन सरकारी कैसे हो गई? जमीन हमारी, सरकार ने उसको खाते में कागज में लिख ली। वो इसलिए लिख ली कि मेरे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको उनके हिसाब से लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने अपने खाते में लिख ली। इसलिए अब हम कहते हैं कि भैया जो जमीन सरकारी तुमने अपने कागजों में लिख रखी है वो तुम्हारी नहीं है, वो जमीन हमारी है और हमारी जमीन को हम लेकर रहेंगे। अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि सरकारी जमीन तो छोड़ो, जो हमारे पुरखों के नाम पे थोड़ी बहुत जमीन थी उनके कागजों में उनके नाम पर बोलती थी। अभी इन्होंने कानून लाए क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय ज्यादातर वन क्षेत्र के हिस्से में रहता है, तो और ज्यादातर हमारी जमीनें जो वन क्षेत्र में आती हैं, ये कहते हैं कि अब हम कभी भी जब हमारी मर्जी होगी आदिवासी की जमीन को जब चाहे हम छीन कर किसी को भी दे सकते हैं, जब चाहे सरकार जमीन छीन सकती है। ये कानून लेकर आया है। अब आप सोचिए कि जिस दिन आप एक दिन सुबह उठे और आपके घर को बुलडोजर लाके तोड़ दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ये तो हमने ले लिया, आप उठ के यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके घर के नीचे बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल निकलेगा और वो हम हमारे दोस्त अडानी अंबानी को बेचेंगे, तो आप क्या सहन कर पाएंगे? मैं पूछता हूँ, सहन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आज आपको जागृत होने की जरूरत है। केवल यहां बातें करने से नहीं होगा,
केवल मैं कह दूं तो नहीं हो जाएगा कि आप और हम सुरक्षित हो जाएंगे। उसके लिए आपको जागृत होने की जरूरत है। और जागृत किस तरह होना है? हमारे भाई पिछले 2-3 घंटे से बार बार एक बात कह रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से एक बात कह रहे हैं कि भाई 6 महीने बाद क्या होने वाले हैं? चुनाव। और चुनाव के जरिए क्या बनाते हैं? सरकार। अब सोचो, जो सरकार हमने फ्री की पुड़िया खाके और डबूड़ी में बनाई, वो सरकार क्या कर रही है? हमारी जमीनें लेने की तैयारी कर रही है। आपने क्या खाया था? 2-4 सूखी पुड़ी और ज्यादा से ज्यादा 1-2 डबूड़ी। डबूड़ी समझ रहे हो? पावी, देसी में कहूं तो दारू। दारू का पौवा जो आपने पिया, उस पौवे के बदले में आपको आपकी जमीन देनी पड़ेगी, देख लेना। अभी तक बार बार से ले रहे हैं। अब की बार अगर आपने पौवा पिया तो मान के चलना कि अगले 5 साल में आप जहां रह रहे हो वो जमीन भी ये लोग ले लेंगे। अब बताओ, पौवा पीना है कि नहीं पीना? और पौवा पियो तो भैया पियो, फिर रहोगे का? अब दोनों में से एक चीज, या तो पौवा पी लेना या सोच लेना कि अगले 5 साल में घर में रहो। सरकार कभी भी छीन सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पुड़ी और पौवे के चक्कर में मत पड़िए। चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे सरकार बीजेपी की हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कभी 5 साल हम, कभी 5 साल तुम, ऐसे करके 70-75 साल से हमारे समुदाय को लूटते आ रहे हैं। अब मेरे समुदाय को जागृत होने की जरूरत है और जागने की जरूरत है। आज सुबह सुबह जब मैं उठा, उठते ही मैंने अखबार पढ़ा तो उस अखबार में बहुत बड़ी एक खबर आई कि राजसमंद जिले में टीएसपी नहीं है और इतनी जनसंख्या है। राजसमंद जिले की, हमारे आदिवासी समुदाय की उन्होंने ब्लॉक वाइज जनसंख्या तक गिन के बताई। लेकिन भाई एक चीज पूछता हूं, आपने ब्लॉक वाइज उसमें लिखा पुरुष और महिला, हमारे बच्चे नहीं है क्या? केवल पुरुष महिला ही है? हमारे बच्चों को जनसंख्या में नहीं गिनेंगे क्या? सोचने की बात है कि वो किस तरह आपको काटने का प्रयास करते हैं कि हमारी जनसंख्या को कैसे कम दिखाया जाए। आज 70-75 साल में इस पूरे एरिया में मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप सब लोग यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कि 75 साल में यहाँ के किसी भी नेता ने एक बार भी ये बोला हो, यहाँ के किसी भी एमएलए ने, जितने भी रहे हो, एक बार भी ये बोला हो कि ये पूरा एरिया टीएसपी में शामिल होना चाहिए? बोला है क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये एरिया टीएसपी में शामिल हो जाएगा तो इसमें सारे अधिकार इन आदिवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे और हम हो जाएंगे भैया वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये क्षेत्र जैसे टीएसपी होगा, यहाँ के सर्वाधिकार ये आदिवासी समुदाय के लिए जब सुरक्षित होते हैं तो वो बन जाता है बाबा जी का, जिसको कोई भी बजा देगा। तो बजाना है कि नहीं बजाना है? बजाना है। एक बार जोरदार हाथ से बजाना है कि नहीं बजाना है? तो इस बार बजा के दिखाना भी है, केवल बात करने से नहीं होगा। केवल बात करने से नहीं होगा। अभी तो बात कर लेंगे लेकिन चुनाव आते आते फिर भूल जाएंगे। तो भैया भूलो तो एक चीज याद रखना, 4 दिन पुरानी घटना आपके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। मणिपुर तो बहुत दूर है, देखा किसने? हमने तो नहीं देखा भाई, लेकिन आपसे ज्यादा दूर नहीं, ये सायरा का तरपाल, वो तो आपने देखा है, कभी तो गए होंगे। कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग गया होगा, कोई हमारी रिश्तेदारी होगी, दूर कोई आना जाना है हमारा, एक ये तो पास का क्षेत्र है। उसमें जो घटना हुई है, क्या वो घटना सहन करने लायक है? मैं पूछता हूं कि अगर शराब के नशे में, जैसा कि यहाँ का प्रशासन बार बार कह रहा है कि शराब के नशे में उसने ऐसा किया, अरे भैया उसको शराब का नशा नहीं था, उसको नशा था उसकी जाति का, कि वो जिस जाति से है वो किसी के साथ भी, और खास तौर पर उसको पता था कि वो जिस जाति का है और वो इस आदिवासी समुदाय की उस वृद्धा के साथ कुछ भी करेगा और ये समुदाय बोलने वाला नहीं है। उसको इस बात का नशा था, क्योंकि 70 साल में
हमारे समुदाय ने कभी भी बुरा हुआ, मेरे से पहले एक भाई जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हम निकले बाहर, हम गए, बहन पूजा वीर के साथ हुआ, हम निकले बाहर। नहीं निकले क्योंकि वो तो बहुत दूर की है। जिस दिन मेरी बेटी के साथ होगा, मेरी बहन के साथ होगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। एक एक करके सबके साथ होगा। अभी भी समय है, जाग जाइए, चेत जाइए, और कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार हमको दिया है, वो हथियार है वोट का हथियार। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है, उसको दारू के पौवे में नहीं बेचना है। और अगर बेचोगे तो याद रखना, जब आप वो वोट दोगे तब याद रखना, वोट का बटन दबाओ, तब एक बार अपनी बेटी में पूजा पी देखना और अपनी माँ में वो वृद्धा माँ देखना, वो बूढ़ी माँ देखना, तब आप सोचकर वोट का बटन दबाना। उस बटन को दबाने से पहले सोचना कि अगर मैंने इनके जो 70 साल से कमल और कांग्रेस ने राज किया है, इनका बटन दबाया तो मेरी बहन पूजा भील के साथ जैसा हुआ वैसा मेरी बेटी के साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है। जो उस बूढ़ी माँ के साथ हुआ वो मेरी माँ के साथ हो सकता है। वो सोचकर वो बटन दबा। साथियों, बातें बहुत सारी है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पर बात करता हूं तो मेरा खून खोल उठता है। मैं यहां पर शायद मुझे लगता है प्रशासन के बहुत कम प्रतिनिधि होंगे, लेकिन होंगे तो उनको भी मैं आज एक स्पष्ट तौर पर एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी घटनाएं हुई है, हमने शायद सही तरीके से आपको बता नहीं पाए। आज मैं उस बात को साफ कर देना चाहता हूं। आज इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि कई बार जो घटना हुई, कल रात को भी वैसी एक घटना और हुई। क्या घटना हुई आप सभी को पता है कि केलवाड़ा में वहां पर महाराणा प्रताप के साथ राणा पूजा भील की प्रतिमा लगी हुई थी। करीब 1 साल पहले एक बंदर आता है और राणा पूजा भील की प्रतिमा को तोड़ देता है। प्रशासन कहता है बंदर था। चलो भाई, इनके बंदर इतने समझदार, क्योंकि इनके बंदर पीएचडी करके आए, उसको पता था कि राणा पूजा भील की प्रतिमा ही तोड़नी है, महाराणा प्रताप की नहीं तोड़नी है। क्योंकि महाराणा प्रताप की तोड़ी तो क्या पता पुलिस वाले उसकी तोड़ दें। कोई बात नहीं भाई, हमने मान ली बात। वो घटना हुई, उस समय हमारा समुदाय गुस्से में आया, एक इकट्ठा हुआ, लेकिन यहाँ के नेताओं ने लीपापोती करके कह रहे हम नई प्रतिमा लगवा देते हैं। मैं एक बात यहाँ आज पूछना चाहता हूँ कि क्या उस दिन जिस तरह राणा पूजा भील की प्रतिमा तोड़ी गई, उसी तरह अगर उस दिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ी जाती तो क्या इस क्षेत्र में इतनी शांति रहती? नहीं रहती। क्योंकि ये लोग ऐसे मुद्दों को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। हम राणा पूजा भील और महाराणा प्रताप दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, हमारे लिए दोनों ही उतने सम्मानीय हैं। लेकिन वो बात हमने सहन की, 1 साल भी नहीं बीता, मूर्ति लगी तो झंडे को लेकर विवाद हुआ। भाई आप जब भगवा ध्वज लगाते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं, आप 1 के 3 लगाओ, लेकिन जब हम हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता का, हमारे सम्मान का झंडा लगाते हैं, हमारा ये जो सफेद ध्वज है ये लगाते हैं, तो उनको तकलीफ किस बात के लिए? हमने हमारा ध्वज लगाया, 1 साल भी नहीं हुआ कि अभी तो 1-1.5 महीने पहले हमारा जो हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का जो प्रतीक है, जो हमारा ध्वज है, वो तोड़कर फाड़कर नीचे गिरा दिया जाता है। क्या ये बार बार सहन करने वाली घटना है? नहीं। फिर पुलिस प्रशासन लीपापोती करता है और यहाँ खेल होता है शुरू, जो आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। और यहाँ अगर प्रशासन के नुमाइंदे हैं तो सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना, जाके अपने एसपी साहब को भी बताना कि एक डॉक्टर राम मीणा आया था और वो पुलिस पर खुला
और आया नहीं, यही हूँ, यही रहूंगा, इस पुलिस प्रशासन की छाती पर मूंग देता रहूंगा जब तक उस मामले का सही खुलासा नहीं करते हैं। मैं पूछता हूँ, पहली बार बंदर आया, दूसरी बार झंडा फाड़ा, जब हमारे समुदाय में गुस्सा फूटा तो ये समझदार क्या करते हैं कि अब मामला बिगड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़वा दी। भैया वो अगले दिन तोड़वाई, और तीसरे दिन क्या हुआ, सुनो कहानी। एक हमारा एससी का भाई जो मानसिक रूप से ऑलरेडी विमंदित है, यानी कि वो मानसिक रूप से पागल है, जो उसको पूरा होश आवाज नहीं होगा, उसको उठा के थाने में बंद कर दिया कि मूर्ति इसने फाड़ी, वो झंडा इसने फाड़ा और मूर्तियां भी इसने तोड़ी। अब सुनिए इसमें जो कहानी है, और यहाँ का प्रशासन जो इस पूरे मामले में खेल खेल रहा है। मैं खुले तौर पर फिर चेतावनी देता हूँ कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। उल्टी गिनती शुरू हो गई है तुम्हारी, उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है। जिस दिन नंबर पाओगे उस दिन एक एक बात का हिसाब करेंगे। हमारे भाई ने कहा, कांति दादा कहते हैं, मैं बात को पूरी और कर देता हूं कि जब तक पूरे एरिया के आदिवासी भाइयों को एक साथ छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो असली बात, कि जब तक यहाँ पे जो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात समझ लीजिए। अब उसमें कहानी क्या, जो आदमी पागल पहले आया, कौन, बंदर, जो आके कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं फाड़ी, अभी ये मेरा नाम लेता तो मैं तो बता देता, मैं प्रूफ भी ले आता। पहले लाए बंदर जो आके कहेगा नहीं कि मैंने मूर्ति तोड़ी कि नहीं तोड़ी। दोबारा लाए एक ऐसा व्यक्ति जो भी एससी से, ताकि हमारा जो एससी और एसटी समाज है आपस में लड़ने लग जाए, गुस्से में आके आपस में लड़ने लग जाए। और वो भी एक भाई जो मानसिक रूप से विमंदित है, उसको लेकर आए और कहा कि नहीं इसने तोड़ी। तो भाई एक सवाल में यहाँ के थाना अधिकारी, यहाँ के डिप्टी, तो समझना चाहिए कि आदमी इतना समझदार है, जो पागल है वो इतना समझदार है कि वो आके केवल आदिवासी समुदाय का झंडा ही फाड़ेगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे समुदाय में जब प्रतिक्रिया हुई, जब बात हमारे सामने आई, हमने ट्विटर पे खुले तौर पर चुनौती दी, तो इनसे बढ़ती नहीं बढ़ी। जब इनकी फटी, झंडा तो एक दिन पहले फटा, दूसरे दिन इनकी फटी, तो इन्होंने घूमते हुए बेचारे को पकड़ के लाके कहानी बनाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कि जब ये फटी तभी उसको कैसे समझ आया पागल को कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़नी है। तीसरे दिन उसको समझ में आ गया कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़नी है, अगर नहीं तोड़ी तो ये पूरा आदिवासी समुदाय एकत्रित हो जाएगा और इनकी जो ये पूरा प्रशासन इतने टाइम से लीपापोती करके नई नई कहानी बना रहा है, अब इनकी तोड़ने का नंबर लगा देंगे। ये भी समझ में आ गई होगी जो